शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ रहे थे बेटा अपन, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने शिक्षण की जो प्रथम अवस्था है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। उससे आगे यानी कि जो उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने क्या थी हमारी प्रथम अवस्था, ऊपर लिखते हैं थोड़ा इसको, यानी कि क्या चल रही है हमारी शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है बेटा, वो मैं निकाल देती हूँ। अब तक मैं ऊपर ये लिखती थी, अपना जो पेपर का नाम है उसको मैं डालती थी शिक्षण एवं अधिगम। अब सारी वीडियोज मैंने नहीं देखी हैं, फिर भी लगभग मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैंने कम से कम चलो 7 ना करके इसको मैं क्या कर देती हूँ 8 करती हूँ। कम से कम इसकी 7 वीडियोज मैं इस पेपर पर दे चुकी हूँ, कम से कम है, और भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अब आपको इससे, क्योंकि आप इसको खोलते हो कौन सी वीडियो पढ़नी है पता नहीं, तो ये भाग 8 है इस पेपर संबंधित जो ये पेपर है हमारा शिक्षण अधिगम, उसमें शिक्षण की ये भाग 8 है, यानी कि भाग 8 है, 8वें नंबर की वीडियो है जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। ये मैं आइडिया से बता रही हूँ, फिक्स मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा अब यहाँ से आपको आगे आइडिया हो जाएगा कि हमें किसके बाद कौन सी वीडियो पढ़नी है, जिससे आपका क्रम बना रहेगा, उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यानी पेपर कौन सा है हमारा शिक्षण एवं अधिगम। तो सबसे पहले हम किनका अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा जो शिक्षण है उससे संबंधित शिक्षण बिंदुओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो शिक्षण के जो अध्ययन जो शिक्षण बिंदु हैं उनकी कौन सी क्लास है, ये 8वीं क्लास है, भाग पार्ट 8 है। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से इसको जानना है। ठीक है, तो हमने पहले शिक्षण की अवस्थाएं में जो हमारी पहली अवस्था थी उसके बारे में हमने जान लिया था। तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको इसको समझा दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की, समझा मैंने तीनों ही अवस्थाओं को दिया है। ठीक है ना, तीनों ही अवस्थाओं के बारे में समझा दिया है। कल इसके बारे में रिटन में मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज हम जो लिखवाएंगे शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के बारे में करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप समझिए आप इसको, यानी कि बता दिया था मैंने शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, यानी कि जो एक अध्यापक होता है, एक शिक्षक होता है, यानी कक्षा में आने से पूर्व वो अपनी क्या क्या तैयारियां करता है, वो तो कहाँ आती है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। उसके बाद वो कक्षा में आने के बाद, सिंपल बिल्कुल, उसके बाद वो कक्षा में आने के बाद बच्चों से किस प्रकार से अंतःक्रिया करता है, किस प्रकार से अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण वो देता है, वो सब कहाँ आता है बेटा, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें थोड़ा लिखेंगे बेटा। ठीक है ना, तो आप नोट करिए क्या लिखना है हमको, लिखो इसमें, शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है, कक्षा में प्रवेश करता है और कक्षा के अंतर्गत वह जितनी भी क्रियाएं करता है
वह सब क्रियाएं शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिर्फ एक जनरल सी बात है, ठीक है ना। अब आगे हम ऊपर से इसको लिखेंगे बेटा, आपको दिखाई, चलो यहीं से लिख देती हूं मैं। आगे इसमें, यानी कि इसमें प्रमुख रूप से, यहीं से लिख लो, इसमें प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण से संबंधित क्रियाएं आती हैं। ठीक है बेटा, यानी कि एक अध्यापक कक्षा में आता है अपने पाठ्य वस्तु के साथ। अब उस पाठ्य वस्तु का, उस विषय वस्तु का वो कैसे प्रस्तुतिकरण देता है, वह सब कहाँ आता है? शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। आगे यहां से लिखो, इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। निम्नलिखित क्रियाएं की जाती, कौन कौन सी क्रिया की जाती है, उसका हम क्या क्या क्रियाएं करता है शिक्षक कक्षा में आने के बाद। तो पहली जो हमारी क्रिया है वो हम यहां लिखेंगे। क्या करता है? कक्षा के आकार की अनुभूति। ठीक है। सेकंड जो वो करेगा छात्रों का निदान। ठीक है। थर्ड स्टेप जो वो करेगा वो होगा क्रिया एवं प्रतिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट जो वो करेगा क्रिया वो होगी उद्दीपकों का चयन। ठीक है। आगे उद्दीपकों का चयन, इसमें जो अगला पॉइंट आएगा, 4 बिंदु हो गए। इसका जो
पांचवा बिंदु है बेटा वो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। पांचवा जो बिंदु है यहां से नोट करना है आपको, उद्दीपकों के प्रति, या हम ऐसे लिखें, हम उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। उद्दीपक क्या करेगा वो, प्रस्तुतिकरण। छठा, युक्तियों यानी बेटा युक्तियों का प्रयोग, ठीक है। अब आप इनको समझो, ठीक है। ये 6 क्रियाएं अध्यापक कक्षा में आने के बाद करता है। अब इसमें ये तो हम एक बिंदु और बढ़ा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, युक्तियों का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ से आगे हम एक बिंदु और बनाए, तो आप एक और लिखिए, उसको मैं समझा दूंगी। यानी कि युक्तियों का विस्तार। अब समझो इनको, ठीक है, क्या कहते हैं ये हमने जान लिया कि कक्षा में आने के बाद, जब कक्षा में आता है, अपना प्रस्तुतिकरण देता है, वो कहाँ आता है, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। अब कक्षा में आने के बाद अध्यापक क्या क्या क्रियाएं करता है, किन किन बिंदुओं का वो अनुसरण करता है, उनको यहाँ पे लिखा गया है। तो कौन सा है, कक्षा के आकार की। पहला बिंदु क्या है उनका, पहला स्टेप क्या करता है वो, कि कक्षा के आकार की अनुभूति। यानी कि सबसे पहले जब वो कक्षा में आएगा तो सबसे पहले जो कक्षा का आकार है उसको देखेगा कि वास्तव में जो बच्चे मेरी कक्षा के अंतर्गत हैं वो ठीक प्रकार से बैठे हुए हैं या नहीं है। कक्षा ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, ज़्यादा छोटी कक्षा तो नहीं है, बच्चों को बैठने में समस्या तो नहीं आ रही है, या जो मेरी जो कक्षा है उसमें प्रकाश तो आता है, बच्चों को दिखाई तो ढंग से देगा। तो ये सारा दायित्व एक टीचर का होता है कि कक्षा में रोशनी आ रही है नहीं आ रही है। अब मान ली कक्षा में कोई खिड़की नहीं है, और या खिड़की है तो उनकी जो विंडो हैं वो लगी हुई हैं, और बच्चे को कक्षा में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो टीचर कुछ भी लिखवाएगा तो बच्चे को दिखाई नहीं देगा। अब जनरली जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको दिखाई देता, कोई बच्चे समस्याग्रस्त होते हैं, इनको दृष्टि वायु उनको दिखाई नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले जो अध्यापक कक्षा में आने के बाद क्या करेगा, कक्षा के आकार की अनुभूति करेगा कि कक्षा का आकार कैसा है। उसके बाद क्या करेगा, छात्रों का निदान करेगा। कक्षा कर लिया उसने, अब वो क्या करेगा, छात्रों का निदान करेगा। ये पता लगाने की कोशिश करेगा, ये पहचान करने की कोशिश करेगा कि मेरी कक्षा के अंतर्गत किस किस प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। देखो बेटा, मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। और मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारी बीएड है पूरी तरह से किससे जुड़ी हुई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है। शिक्षा में मैंने जब मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाया है, अभी मैं उसी क्लास अभी पढ़नी चल रही है, तो यानी कि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान और शिक्षा, यानी कि शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। हम किसी भी विषय वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो मीन्स क्या आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। अब शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। अब बात आती है कि जो मनोविज्ञान है उसमें क्या होता है कि हमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं कि बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए, किस नियमों का अनुसरण करते हुए हम बच्चे का ठीक प्रकार से विकास कर सकते हैं। तो बेटा वहीं से मनोविज्ञान से हमारी शिक्षा के अंतर्गत एक सिद्धांत लिया हुआ है, उसे कहते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, विविधता का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, कोई अधिक है कोई कम है, लेकिन भिन्न अवश्य है। आप इतने लोगों को देखते हो, आप कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, किसी दूसरे देश में जाओ, किसी सिटी में जाओ, ठीक है ना, किसी कस्बे में जाओ, किसी गांव में जाओ, तो
तो हर व्यक्ति आपको एक दूसरे से भिन्न दिखाई देगा। ये तो एक सामान्य भिन्नता हो गई, अपन जनरली देखते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। अब बात आती है कि कुछ अलग कैटेगरियां होती हैं जिस रूप में भी व्यक्ति भिन्न होता है। हमारी जैसे हम कहते हैं उनको विशिष्ट बालक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसे बालक होते हैं जो दृष्टिबाधित हों, ठीक है, जो मूक बधिर हों, जो बोल नहीं सकते, शायद सुन भी नहीं सकते, दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। अब बात यह है कि कुछ ऐसे अपरिपक्व हैं, कम से शारीरिक रूप से अक्षम है, कमजोर है कि उस जो अध्यापक पढ़ाता है उसको ठीक प्रकार से नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो ये निदान कहने का तात्पर्य यह है कि उस अध्यापक को अपनी कक्षा के अंतर्गत बैठे हुए बालकों का क्या करना है, निदान करना है कि मेरी कक्षा के अंतर्गत किस किस प्रकार के बालक बैठे हुए हैं, किस किस बच्चे में क्या कमी है, क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी में कौन दृष्टिबाधित है, कौन शारीरिक रूप से कमजोर है, कौन मानसिक रूप से कमजोर है, कौन दृष्टिबाधित है, कौन मूक बधिर है, ठीक है, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो ये सबसे पहले निदान किसको करना होता है, एक शिक्षक को करना होता है। मान लीजिए एक शिक्षक आ गया और उसने निदान नहीं करा और कुछ बच्चे सामान्य हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। अब आप एक सामान्य शिक्षक की तरह शिक्षण कार्य करवाकर चले गए, लेकिन जो विशिष्ट श्रेणी में आते हैं, जो मूक बधिर हैं, दृष्टिबाधित हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आपका शिक्षण नहीं समझ में आया, वो शिक्षण नहीं ग्रहण कर पाए, तो मीन्स वो विकासशील प्रक्रिया से पिछड़ गए, वो उस शिक्षण को ग्रहण नहीं कर पाए। तो आपको जब अच्छे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है, अपनी विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निदान करना पड़ेगा कि मेरी जो कक्षा में कौन कौन से बच्चे बैठे हैं और मुझे इन बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है। जो बच्चा जैसा है मुझे उसी प्रकार से उसको हैंडल करना है, उसी प्रकार से मुझे अपनी शिक्षण क्रिया को संपन्न करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा निदान। हम बताती हूँ मैं हमेशा, यानी कि हम जब निदान ही नहीं करेंगे, जब तक हम निदान ही नहीं करेंगे तो उपचार कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने थोड़ा ये पता लगाया हमें उनके व्यवहार से कि बच्चा कुछ ऐसा सहमा सा है, हम उसको खड़ा करेंगे कि कुछ बात बोलेंगे उससे, हाँ बेटा खड़ा हो जाओ, वो हमको लगेगा उसको सुनाई नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं हमको फील होगा कि जो बच्चा पीछे बैठा है उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको कक्षा में आगे उसको बिठाएंगे कि जिससे उसको आसानी से सुनाई दे। कुछ ऐसा कोई बच्चा है जिसके चश्मे लगे हुए हैं या फिर उसको दिखाई नहीं देता, तो उसका क्या करेंगे, उसको ये कोशिश करेंगे हम कि उसको आगे बिठाया जाए। तो निदान के बाद ही टीचर क्या करता है, उपचार करता है, वो बाद में प्रक्रिया, लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, निदान करेगा। उसी निदान के आधार पर ही वो अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करवाता है। उसके बाद आती है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ठीक है। अब आपने आपने निदान किया, आप किसी चीज आपने निदान कर लिया कि वास्तव में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, कुछ बच्चे ऐसे जिनको दिखाई नहीं देता, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, शायद वो या मानसिक रूप से मंद बुद्धि हैं, तो उनको वो उसने निदान कर लिया। उसके बाद उसने ये क्रिया कर दी, उसके बाद वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। क्या होता है बेटा, प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी क्रिया के प्रति आप सुन लीजिए, जब हम किसी क्रिया के प्रति कोई क्रिया करते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हमारे सामने मान लीजिए हमने खाना बनाया, ठीक है, वो क्या हो गई हमारी क्रिया। अब खाना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, खाना हमारे सामने था तो उसको खाएंगे, वो क्या हो गई हमारी प्रतिक्रिया। सामने से मान लीजिए हमको किसी ने अपशब्द कहे, ठीक है, तो वो उसने क्रिया कर दी। अब सामने वाले ने जो क्रिया करी है, अब हम उसके प्रति कोई तो प्रतिक्रिया देंगे, भाई उसने जब हमसे ऐसा कुछ बोला है तो हम भी उससे कुछ कहेंगे। तो क्रिया के समानांतर क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया करना, किसी क्रिया के बदले अन्य क्रिया करना क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जैसे हमको पता चला कि बच्चे ऐसे हैं तो हमने क्या की, प्रतिक्रिया की, उनको आगे बिठाया, कुछ ऐसे समाधान उपचार निकाले। एक प्रतिक्रिया यहाँ पे क्या आएगी, ये हो गई। उसके बाद उद्दीपकों का चयन, यानी कि हमें किस विषय, उद्दीपक से मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें जो हम विषय वस्तु लेकर गए हैं उसको हमने चुन लिया कि ये हमें पढ़ाना है, ठीक है ना, वो हमने अपने हाथ में ले लिया या हमारे सामने उसको रख लिया। उसके बाद क्या किया हमने, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, हमारी विषय वस्तु को क्या कर दिया हमने, प्रस्तुतिकरण कर दिया। उसके बाद युक्तियों का प्रयोग, यानी कि जो हमने शिक्षण विधियां शिक्षण की पूर्व की अवस्था में जो हमने चुनी थी, चयन किया था, उनका क्या कर दिया हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया। उन शिक्षण विधियों का, उन शिक्षण युक्तियों का हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रयोग कर दिया। प्रयोग करने के बाद हमको लगा
कि ये शिक्षण विधियां कुछ कम पड़ रही हैं, इनसे हमारा शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, युक्तियों का विस्तार करते हैं। शिक्षण विधियों में क्या करते हैं, उन शिक्षण विधियों का करते हैं विस्तार करते हैं, उनको और बढ़ाते हैं कि हमें लगता है कि इसमें और शिक्षण विधि जोड़ी जाए, जिससे हम हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं, हमारी विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से बच्चों को समझा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, युक्तियों का विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत शिक्षक को किन किन बिंदुओं का अनुसरण करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होगा शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, शिक्षण की यह है हमारा शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, इसके बारे में लिखो। ठीक है बेटा, यानी कि शिक्षण कार्य करवाने के बाद जो हमने प्रस्तुतिकरण करा, उसके बाद जो हमने शिक्षण कार्य करवा दिया, उसके बाद की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। तो इसमें थोड़ा लिखिए आप, यह अवस्था मूल्यांकन से संबंधित होती है। समझा दिया था मैंने आपको पहले ही, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपूर्ण रहता है। ठीक है, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपूर्ण रहता है। प्रत्येक शिक्षण कार्य में बालकों के, छात्रों के व्यवहार का मापन किया जाता है। ठीक है, वही बात आ गई। ठीक है, अब इसको यहां से समझो, इसकी जो मूल बिंदु हैं उनको मैंने किन बिंदुओं का अनुसरण करता है, थोड़ा सा बस इसको समझ लो थोड़ा, उसके बाद इसके हम कल की क्लास में करवाएंगे, थोड़ा समय का अभाव है तो आप इसको समझो थोड़ा सा। समझा मैंने पहले भी दिया था, फिर भी जो ये वर्डिंग लिखी हुई है इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लो। इस अवस्था में मूल्यांकन से ये अवस्था कहाँ किससे संबंधित होती है, मूल्यांकन से संबंधित होती है, मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। ठीक है बेटा, प्रत्येक शिक्षण कार्य में छात्रों के व्यवहार का मापन किया जाता है। हम कोई भी शिक्षण कार्य करवाएं उसके बाद जो बालक होते हैं या विद्यार्थी होते हैं उनके व्यवहार का क्या किया जाता है, व्यवहार का मापन किया जाता है। आप एक वर्ड पकड़ो बेटा, व्यवहार में परिवर्तन। आप ये नहीं आप किसी से बोल रहे हो आपका व्यवहार है, नहीं, आप में क्या परिवर्तन आया, आपने कितने ज्ञान की प्राप्ति की है, वो आपका व्यवहार है। आपने क्या सीखा है, क्या परिवर्तन आपके अंतर्गत आया है। तो शिक्षण कार्य करने के बाद छात्रों के व्यवहार से मतलब क्या है, यहाँ पर ज्ञान, कितना ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने, कितना अधिगम किया है। ठीक है ना, कितना अधिगम उन्होंने यहाँ पर किया है, वो उनका व्यवहार है।
तो यानी कि उन्होंने कितना सीखा है उनके व्यवहार का मापन किया जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन कितना है वो हम किससे पता लगाएंगे? मूल्यांकन करने के बाद पता लगाएंगे। कुछ परीक्षा लेंगे, हम टेस्ट लेंगे, अंतिम रूप से हम एनुअल एग्जाम करवाते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि बच्चे ने वास्तव में कितना अधिगम किया है। ठीक है ना। अब इससे जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं 4-5, उनको हम कल करवाएंगे। ठीक है ना। आज की क्लास में यहीं तक बेटा। ठीक है।